सभी शिक्षक साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल इडू ज्ञान अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप सभी ने मूल शिक्षा पर वर्धा योजना को बहुत ही अच्छे से समझ लिया होगा। अब आज का टॉपिक है शिक्षा की सर्जेंट योजना अर्थात सर्जेंट प्लान 1944 और ये 11 चैप्टर है यूनिट 3 का। तो मोस्टली इंपॉर्टेंट चैप्टर्स यूनिट 3 के कंप्लीट होते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप लोगों को आज शिक्षा के सर्जेंट योजना के तहत कौन कौन सी उपलब्धियां हमारे देश को प्राप्त हुई और यह कब बना, क्या विशेषताएं रहीं और कौन कौन सी इस योजना आयोग में कमियां रहीं, उन सभी का अध्ययन इस पीडीएफ के माध्यम से करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करता हूं आज की पीडीएफ और सबसे पहले परिचय कराता हूं सर्जेंट योजना। सर्जेंट प्लान वर्ष 1944 में ब्रिटिश सरकार या भारत सरकार के ब्रिटिश भारत सरकार के केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन जिसको CABE द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जिसको CABE कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होगा सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इस योजना का प्रारूप सर जॉन सार्जेंट के द्वारा ने तैयार किया था, जो उस समय भारत सरकार के शैक्षिक सलाहकार अर्थात एजुकेशनल एडवाइजर थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को केवल इस पीडीएफ में समाहित किया गया है। ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे। आगे है, इस योजना का उद्देश्य भारत में शिक्षा के लिए एक दीर्घकालीन एवं व्यापक ढांचा तैयार करना था, जिससे सभी नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो सके। अब आते हैं इसके प्रमुख तथ्यों पर। कौन कौन से तथ्य इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम बेस के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो वर्ष 1944 में सर्जेंट आयोग बना था। प्रस्तुतकर्ता कौन था? केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। और निर्माता कौन थे इस बोर्ड के? सर जॉन सार्जेंट के द्वारा ये आयोग या ये गठन किया गया था। अन्य नाम इसका क्या है? पोस्ट वार एजुकेशनल डेवलपमेंट प्लान। उद्देश्य भारत में सार्वभौमिक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की स्थापना करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। अब आते हैं सर्जेंट योजना के कौन कौन से उद्देश्य थे। तो सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना, कोई भी बच्चा छूटने न पाए, शिक्षा से वंचित न रहने पाए, तो यह इसका प्रमुख उद्देश्य था। 6 से 14 वर्ष तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा लागू करना भी यह इसका उद्देश्य था। और उद्देश्य क्या था? शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना भी इसका प्रमुख उद्देश्य था। शिक्षक प्रशिक्षण को सुदृढ़ बनाना। देखिए, शिक्षक प्रशिक्षण तो हो रहा था लेकिन सुव्यवस्थित नहीं था, मजबूत नहीं था। तो इसको मजबूत करने के लिए भी सर्जेंट आयोग 1944 ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया था। महिला शिक्षा का विकास, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा पर विशेष बल दिया गया था। प्रमुख सिफारिशें कौन कौन सी इसमें की गई थी? तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा, जो प्राथमिक शिक्षा थी तो उसके पूर्व में कौन सी शिक्षा दी जाए। 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए नर्सरी शिक्षा का भी प्रावधान किया गया था। और शिक्षा कैसी होनी चाहिए? खेल आधारित शिक्षा हो, इसको भी उसमें समाहित किया गया था। प्रशिक्षित शिक्षिकाओं की नियुक्ति की गई थी 3 से 6 वर्ष के बच्चों को पढ़ाने के लिए। नंबर 2 पॉइंट पर आते हैं, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा। इसके तहत यह निर्धारित किया गया था कि 6 से 14 वर्ष तक शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य होनी चाहिए। लगभग 40 वर्षों के लक्ष्य प्राप्त करने का प्रस्ताव था कि 40 वर्षों में भारत में कोई भी व्यक्ति अशिक्षित नहीं बचेगा। सभी बच्चों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने की प्रस्तावना की गई थी। अगला है माध्यमिक शिक्षा के लिए इसमें क्या क्या कारगर उपाय बताए गए।
तो दो भागों में विभाजित थी। माध्यमिक शिक्षा दो भागों में विभाजित थी। एक जूनियर माध्यमिक लगभग 11 से 14 वर्ष की, और एक सीनियर माध्यमिक जो 14 से 17 वर्ष के बच्चों के लिए निर्धारित थी। सामान्य एवं तकनीकी दोनों प्रकार की शिक्षा देने का प्राविधान किया गया था। और नंबर 4 पर आते हैं, सर्जेंट आयोग के तहत विश्वविद्यालय शिक्षा कैसी होनी चाहिए, इस पर भी जोर दिया गया था। तो इसमें प्रवेश की गुणवत्ता बढ़ाने पर बल दिया गया कि प्रवेश कैसे अच्छे मेधावी छात्रों का प्रवेश सुनिश्चित हो, तो इसको बढ़ावा दिया गया था। अनुसंधान को प्रोत्साहन, रिसर्च को प्रोत्साहन दिया गया था। उच्च शिक्षा का स्तर सुधारने की कोशिश की गई थी कि इसके स्तर में भी सुधार आए। और 5th पॉइंट है, तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। तकनीकी एवं व्यावसायिक से तात्पर्य कि उनको रोजगार उन्मुख शिक्षा प्रदान की जाए, ऐसी व्यवस्था की गई थी। औद्योगिक विकास हेतु तकनीकी संस्थानों की स्थापना करने की भी सिफारिश की गई थी। कौशल आधारित शिक्षा थी, रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रम था। और शिक्षक शिक्षा कैसी थी, तो शिक्षक शिक्षा अगला पॉइंट जो यहाँ पे दिया गया है, प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की जाए, प्रशिक्षण संस्थानों का विस्तार किया जाए, शिक्षकों को वेतन एवं सेवा शर्तों में सुधार किया जाए। और 7 पॉइंट है, प्रौढ़ शिक्षा, अर्थात जो अशिक्षित बुजुर्ग व्यक्ति थे, क्योंकि भारत को पूर्णतः साक्षर करना था, तो बूढ़े व्यक्ति थे, उनको भी शिक्षित करने का प्रयत्न इस आयोग ने किया था। निरक्षर वयस्कों के लिए साक्षरता कार्यक्रम का प्राविधान किया था। सतत शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। और स्वास्थ्य शिक्षा के प्रति क्या योगदान रहा, सार्जेंट आयोग 1944 का प्रत्येक विद्यालय में स्वास्थ्य परीक्षण होगा। स्वास्थ्य परीक्षण आज भी होता है, टीकाकरण वगैरह ये सब कार्यक्रम स्वास्थ्य शिक्षा से रिलेट करते हैं। खेल कूद एवं शारीरिक शिक्षा अनिवार्य की गई। पोषण एवं स्वच्छता पर विशेष बल दिया गया। और नंबर 9 पर आते हैं, क्या विशेषता रही, तो विशेष शिक्षा का भी प्राविधान सुनिश्चित किया गया। दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष विद्यालय खोले जाने की सिफारिश की गई। उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षण व्यवस्था बनाने के लिए कहा गया। योजना की विशेषताएं क्या थी, सार्जेंट योजना की विशेषताएं क्या थी, तो राष्ट्रीय स्तर की व्यापक शिक्षा योजना थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सार्जेंट आयोग 1944 राष्ट्रीय स्तर की व्यापक शिक्षा योजना थी। सभी स्तरों की शिक्षा को शामिल किया गया था। प्राथमिक, जूनियर और माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा, सभी शिक्षाओं को इसमें समाहित किया गया था। तकनीकी शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया था, बल दिया गया था। शिक्षक प्रशिक्षण का महत्व, बाल केंद्रित शिक्षा, महिला एवं पूर्ण शिक्षा पर ध्यान। योजना की सीमाएं क्या थी, अब देखेंगे कि इस योजना की सीमाएं कौन कौन सी थी। तो ये 40 वर्ष की समय सीमा बहुत लंबी थी। योजना की ये भी एक समय सीमा थी कि 40 वर्ष में पूरी तरीके से शिक्षा सार्वभौमिक कर दी जाएगी, अर्थात सभी बच्चे तक शिक्षा प्राप्त होगी। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण संसाधनों की कमी हो गई, यह भी एक इस आयोग को सुचारू रूप से न चल पाने का कारण रहा। ब्रिटिश शासन के अंतिम वर्षों में पूर्ण क्रियान्वयन संभव नहीं हो सका। 1944 में ये बना था, और जब 1944 में ये बना तो उस समय ब्रिटिश शासन काल हमारा वो अपने अंतिम चरण में था, क्योंकि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो चुका था। तो इसलिए भी अब धना अभाव हो गया था, अर्थात देश को अब पैसे की जरूरत थी, जबकि ब्रिटिश गवर्नमेंट अब पैसा देना नहीं चाहती थी। तो इसलिए भी इन योजनाओं का क्रियान्वयन सही से नहीं हो पाया। ब्रिटिश शासन के अंतिम वर्षों में पूर्ण क्रियान्वयन संभव नहीं हो सका। स्वतंत्रता के बाद नई शिक्षा नीतियों के कारण इसे पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया। अब इसका महत्व क्या रहा, तो स्वतंत्र भारत की शिक्षा व्यवस्था के विकास में आधारभूत दस्तावेज माना जाता है। स्वतंत्र भारत की शिक्षा व्यवस्था के विकास में आधारभूत
दस्तावेज माना जाता है ये कि इसी के अनुसार अब नई शिक्षा नीति जब आजाद हो जाएगा देश तो क्रियान्वित या लागू की जाएगी। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की अवधारणा को मजबूत किया, तकनीकी शिक्षा के विस्तार का मार्ग प्रशस्त किया और बाद की शिक्षा नीतियों को दिशा प्रदान की, बाद की शिक्षा नीतियों को दिशा प्रदान की कि किस प्रकार से शिक्षा योजनाएं हो जाएंगी। अब हम आज यहाँ पे एक नई प्रक्रिया लेकर आए हैं कि वर्धा योजना एवं सर्जेंट योजना में अंतर कौन कौन सा रहा, क्योंकि वर्धा योजना 1937 में लागू हुई थी और सर्जेंट योजना 44 में आई थी। तो कौन कौन सी डिफरेंसेस थे तो उनको देखिए। वर्धा योजना 1937 में आई, सर्जेंट योजना 1944 में लागू हुई। प्रवर्तक कौन थे तो प्रवर्तक सर्जेंट वर्धा योजना के महात्मा गांधी थे और सर्जेंट योजना के सर जॉन सर्जेंट थे। याद रखिएगा, एग्जाम बेस से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजन ना पैदा हो इसलिए ये पॉइंट हमने यहाँ पे अलग से जोड़ा है। उद्देश्य कौन कौन से थे तो बुनियादी शिक्षा या वर्धा योजना का उद्देश्य था कि कार्य आधारित बुनियादी शिक्षा प्रदान की जाए, जबकि सर्जेंट योजना का उद्देश्य था कि सार्वभौमिक आधुनिक शिक्षा प्रदान की जाए। अगला है बुनियादी शिक्षा। वर्धा योजना के अंतर्गत समय अवधि 7 वर्ष थी और 6 से 14 वर्ष निःशुल्क अनिवार्य किया गया। अब ये किसमें अनिवार्य किया गया 6 से 14 वर्ष, ये जो है सर्जेंट योजना के तहत अनिवार्य किया गया। मुख्य बल किसको किसमें मिला, हस्तशिल्प एवं आत्मनिर्भरता को, ये जो है वर्धा योजना के अंतर्गत प्रमुख बल मिला था। वर्धा योजना तकनीकी वैज्ञानिक एवं व्यावसायिक शिक्षा, ये सार्जेंट आयोग को बल मिला। स्वरूप किसका कैसा था तो वर्धा योजना का स्वरूप क्या था, भारतीय दृष्टिकोण से शिक्षा प्रदान की जाए, जबकि सर्जेंट आयोग का उद्देश्य था कि ब्रिटिश प्रशासनिक दृष्टिकोण था। अब देखिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्यों को भी इसमें इन्वॉल्व किया है। 1944 सर्जेंट योजना प्रस्तुत की गई, CABE द्वारा स्वीकृत और सर जॉन सर्जेंट इसके प्रमुख निर्माता थे। आप सभी लोगों को CABE का फुल फॉर्म हमने PDF में पहले ही बताया था, इसका फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा और हमें थोड़ा आप लोग प्रेरित भी करते रहिएगा। जब आप लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं तो हमें एक जोश प्राप्त होता है और एक उम्मीद प्राप्त होती है कि हाँ आप लोगों के लिए मैं लाभकारी सिद्ध हो रहा हूं। तो आप लोग कमेंट अवश्य किया करिए। सर जॉन सर्जेंट इसके प्रमुख निर्माता थे। इसे पोस्ट वार एजुकेशनल डेवलपमेंट प्लान भी कहा जाता है। 6 से 14 वर्ष तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की सिफारिश की गई थी। सर्जेंट में पूर्व प्राथमिक, माध्यमिक, तकनीकी, प्रौढ़ एवं शिक्षक शिक्षा को शामिल किया गया। शिक्षा के सार्वभौमिक विस्तार की दीर्घकालीन योजना थी। यह एक दीर्घकालीन योजना थी। इसमें 40 वर्ष का समय को सुनिश्चित किया गया था कि 40 वर्षों में सर्जेंट योजना अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेगी। इस तरीके से प्रत्येक पार्ट को आपने सर्जेंट योजना के जो महत्वपूर्ण थे उनको पढ़ लिया है। अब अगली वीडियो में आप लोगों के लिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। साथियों आप लोग शिक्षक हैं तो आप लोग लगे रहिए और कमेंट जरूर किया करिए, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो हमें ये कमेंट उत्प्रेरित करते हैं कि और वीडियो बनाने का और अच्छे से अपने सिलेबस को रिप्रेजेंट करने का। तो आप सभी लोग बिल्कुल कमेंट करिएगा। धन्यवाद। स्टे ऑन माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।